हेलो स्टूडेंट्स। तब क्या हाल चाल है? सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है? हेलो स्टूडेंट्स। तब क्या हाल चाल है? सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? तो क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? बोर का एटॉमिक थ्योरी, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, उसमें कुछ 5 बात तुमको बताए थे। एक बार रिवीजन करो। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। बोलता है कि द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम, हाइड्रोजन एटम, डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको ऑर्बिट नंबर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज। और 4 ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव है। पहला, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन, n स्क्वायर। सी ऑप्शन, n क्यूब। डी ऑप्शन, n के पावर 3/2। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है टाइम पीरियड। अब सबसे पहले तुम बताओ कि टाइम पीरियड क्या होता है। जब सर्कल में घूम रहा है तो टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाय स्पीड। बोलते हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से माना हुआ है कि घूम रहा है सर्कल में। अब डिस्टेंस क्या होता है सर्कल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? क्या बताया था कि भाई न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन था, v स्पीड से r रेडियस में घूम रहा था। nth ऑर्बिट माने थे ना, nth ऑर्बिट में घूम रहा था। तो डिस्टेंस क्या होगा सर्कल का? सरकमफेरेंस। स्पीड क्या होगा? v। ठीक, इतना समझ गए। अब nth के लिए बताए थे कि मध्य में ऐसे n लगा लो नीचे, nth ऑर्बिट के लिए जरूरी नहीं है लेकिन मध्य में लगा लो। ठीक है, अच्छा लगता है। अब टाइम पीरियड, अब 2 पाई। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या दिया था? r0 n स्क्वायर। याद आ रहा होगा, रेडियस का rn का फॉर्मूला दिया था, जहां r0 रेडियस कांस्टेंट 0.53 एंगस्ट्रॉम, और vn का तुमको फॉर्मूला दिया था v0 डिवाइडेड बाई n, जहां v0 था स्पीड कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। देखो लास्ट क्लास में रिवीजन में भी लिखवा दिए थे। अब n ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 2 पाई r0 बाई v0। ठीक है, n ऊपर चला गया तो ये तो n क्यूब हो जाएगा, n ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का t बराबर, अब e भी सब कांस्टेंट है, इस सारे कांस्टेंट को हम लोग एक नया कांस्टेंट t0 बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, n क्यूब। अब यहां से तो आंसर आ गया कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है जो टाइम पीरियड है। मतलब कि ये ऑप्शन सही हो गया, बी नहीं सी। ये है ना, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ठीक है, t0 को भी अगर सारा कांस्टेंट को रख दिया जाए, इसका वैल्यू समझ में आ रहा होगा, और SI में इसको कैलकुलेट किया जाए, SI यूनिट में इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड आता है जो टाइम कांस्टेंट है। नॉलेज के लिए बता रहे, काम उतना आएगा नहीं, सवाल तो बन ही गया है यहाँ पे कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब आता है। ऐसे ही बता दिए कि इसका वैल्यू भी कैलकुलेट किया जाए तो कैसे रेडियस कांस्टेंट r0 आया था, स्पीड कांस्टेंट v0 आया था, एक एनर्जी कांस्टेंट था E0 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर रिडबर्ग कांस्टेंट था 1.097 इंटू 10⁻⁷, उसका रेसिप्रोकल भी बताए थे 912 एंगस्ट्रॉम, ट्रिक जो बताए थे। फिर टाइम कांस्टेंट 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। चलो एक क्वेश्चन इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो टाइम पीरियड पे हो गया। अब चलो रब कर दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डायग्राम एक बार देख लो।
धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराने का नहीं है। धीरे धीरे कॉपी में अच्छा से फेयर करो और फिर लगातार उसको देखोगे ना तो ब्रेन खुद उसको याद कर लेगा। ब्रेन लगातार उसको प्रैक्टिस करोगे, लिखते रहोगे तो ब्रेन खुद उसको याद कर लेगा। सब कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अब देखो एनर्जी डायग्राम याद है ना, तो डायरेक्ट भी हो सकता है, ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है द एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकाले थे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किए थे, और फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हम लोग का। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is -3.4 electron volt. Find the angular momentum of electron in that orbit. उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताइए क्या होगा। तो देखो अच्छा सवाल है, इसमें दो कॉन्सेप्ट चाहिए। एक, अगर डायरेक्ट तुमको एनर्जी डायग्राम याद है तो यहाँ n बराबर 2 होगा। अगर एनर्जी डायग्राम तुम याद कर लियो तो हम बताए थे कि फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट है n बराबर 1, उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाइड्रोजन एटम में -13 पॉइंट कितना बोले थे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर n बराबर 2 में सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होता है कितना बताए थे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऐसा ही थर्ड बताए थे, तो एकदम याद कर लो, थर्ड में आया था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे आया था ना। तो अगर डायरेक्ट याद है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n बराबर 2 का है। ठीक है, n बराबर 2 का है। अब नहीं याद है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा झूठ मूठ का, कि याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा कि n बराबर 2, अगर 5 तक याद है तो। अब नहीं तो फिर वही एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट nth ऑर्बिट में बाई n स्क्वायर। अब En हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है -3.4, क्वेश्चन में दिया हुआ है nth ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में एनर्जी n पता करना है हम लोग को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, n नंबर है तो n स्क्वायर 13.6/3.4 अपना सॉल्व करते रहना, n2 आ जाएगा काट के। तो इतना करने से अच्छा है कि एनर्जी डायग्राम याद है कि अगर टोटल एनर्जी इतना है तो n2 है, इतना कौन करेगा। अब n2 आ गया तो देयरफॉर अब बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या बताए थे। एंगुलर मोमेंटम हम क्या बताए थे सेकंड पोस्टुलेट में, nh/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज nh/2 पाई। द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो चलो यहाँ n आ गया 2, तो यहाँ रख देंगे 2h/2 पाई, 2 कट गया, आंसर आ गया h/2 कट गया, तो आंसर आ गया h/पाई। इस सवाल का आंसर हो गया। एंगुलर मोमेंटम बताना था उसी ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में h/पाई हो गया, क्योंकि n तो 2 है। अब वही हो सकता है कि एग्जाम में बोल देगा टोटल एनर्जी यहाँ पे लिख देगा -1.51, तो तुम याद करना कि -1.51 क्या था, 5 तक में देगा। उससे हाइयर रहेगा तो फिर फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। अगर मान लो तुम नहीं देख रहे हो कि अरे 5 के अंदर नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे रखना उसको, फिर सॉल्व करना, n आ जाएगा तो उसको पुट कर देना, तो उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी। देखो ये भी सवाल लिखवा ही देते हैं मुंह से, मुंह तुम लोग को हम बताए थे ये सवाल, ठीक है, पोटेंशियल वाला, उसको भी करवा देते हैं। देखो जो बच्चा खुद से कर लिया हो तो उसके लिए तो ठीक है। और क्वेश्चन बनाए थे इस तरह का ना कि द टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी, वही एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो फिर वही ले लिए, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। अब देखो एंगुलर मोमेंटम पीछे निकाले थे हम लोग, टोटल एनर्जी दिया हुआ था,
फिर से टोटल एनर्जी दिया हुआ है, मतलब सेकेंड डे ऑर्बिट होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है n बराबर 2 से। यहाँ तो हमको बताना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब इस तरह का क्वेश्चन है कि बच्चा को एकदम आना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे कि भाई टोटल एनर्जी हम लोग को दिया हुआ है -3.4। अब जिसको जिसको याद है काइनेटिक एनर्जी था नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो जैसे ही पुट करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस, तो ई हो गया हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बताए थे ट्वाइस टोटल एनर्जी, तो ट्वाइस टोटल एनर्जी, ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया। अब 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 6.8 माइनस 6.8 ही ना होगा, ये माइनस है और ये डेसिमल है, ठीक है, ये डेसिमल है, ये माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, खत्म। तो ये सब तो सिंपल था सवाल है। टोटल एनर्जी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो तीनों सवाल अच्छा से समझ में आ गया होगा, तीनों फेमस सवाल है, आते रहता है। चलो अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, देखो, चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चे, देखो ये छोटा सा पैराग्राफ है कि क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, कोई एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन ही एटम है, और ग्राउंड और आइसोलेटेड अवस्था में एक एटम हम लोग मन में सोच रहे हैं। अब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि जो अभी एनर्जी लेवल हम बनाए थे, चलो इसको रब कर दिए, लेकिन फिर से एक बार एनर्जी लेवल था, अब हमको n बराबर ग्राउंड स्टेट से मतलब है, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लो कि ई है इन्फिनाइट ऑर्बिट, n बराबर इन्फिनिटी, जहां पे टोटल एनर्जी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो हम बताए थे ना एनर्जी डायग्राम में। अब ग्राउंड स्टेट में मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से हम लोग दे रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा कि हम लोग सर एनर्जी कैसे देंगे, हम लोग इसको काइनेटिक एनर्जी कैसे देंगे, यहाँ पे अपना है ग्राउंड स्टेट में, कैसे देंगे, तो देंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से देंगे, लाइट मार के देंगे। जैसे नहीं समझा, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सप्लाई कर दिए तो इस पर फोर्स लग जाएगा ना अपोजिट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ और हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिए, कैपेसिटर का प्लेट लगा दिए और इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर दिए, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा F बराबर की हुई, और फिर इसको एक्सीलरेट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर ये भागेगा। तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से इसको भगाएंगे, सुनते रहना, एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी देंगे, या तो लाइट मार के, अगर लाइट मार देंगे तो लाइट का फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसको एनर्जी मिल जाएगा, और फिर जंप कर सकता है ग्राउंड स्टेट से ऊपर। या फिर हीट देके अगर गर्म कर देंगे हम एटम को, तो उसको हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, फिर वो जंप कर सकता है। तो गर्म करके, लाइट मार के, इलेक्ट्रिक फील्ड देके, इन सब से हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जंप करा सकते हैं। अब हमको इतना जंप करवाना है कि वो सीधे चल जाए इनफाइनाइट ऑर्बिट में, मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -13.6 था, अब उसका एनर्जी 0 बना देना है। मतलब कि पहले एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन का, और उसको कितना एनर्जी दोगे ताकि उसका एनर्जी 0 बन जाए। तो कॉमन सेंस से कोई बच्चा बोलेगा +13.6, तुम समझ रहे होगे कि अगर किसी के पास इतना है एनर्जी, उसको कितना दें कि 0 हो जाए उसका एनर्जी, तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या भराएगा, +13.6, तब ना कट के 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिनिमम दिया जाए ताकि वो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी ऑर्बिट में चल जाए, इनफाइनाइट ऑर्बिट में चल जाए, इन्फिनिटी में चल जाए। इन्फिनिटी माने आउट ऑफ एटम, एटम के बाहर चला जाए, क्योंकि एक बार इनफाइनाइट ऑर्बिट में आ गया, एक बार इनफाइनाइट ऑर्बिट में आ गया
तो न्यूक्लियस के चुंबुल के बाहर निकल गया, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आजाद हो गया, अब ना इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, उतना मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से लाइट मार के गर्म करके, ताकि वो ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी में चला जाए, मतलब आउट ऑफ एटम चला जाए, उस मिनिमम एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो पहले देखते हैं। उससे ज्यादा दोगे आयोनाइजेशन, उससे ज्यादा दोगे तो और जाएगा, तो बताते हैं और अच्छा से। पहले इसको लिखते हैं, क्या बोल रहा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state to the infinity is called ionization energy। ठीक है, the minimum energy required to remove an electron from ground state to the infinity is called ionization energy। तो अब for hydrogen atom जो ionization energy होता है, the ionization energy is plus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए, वो समझाए थे कि पहले इलेक्ट्रॉन के पास इतना है, अब उसको कितना दे दें हम लोग ताकि उसका एनर्जी जीरो हो जाए। तो कॉमन सेंस से आंसर आ रहा है प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो यहां से जंप कर जाएगा। याद रखना, अगर हम लोग इतना देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आकर रुक जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, रेस्ट पाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर इससे ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दे दें तो जब वो यहां से यहां आएगा ना तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, स्पीड भी होगा। इतना पे यहां से यहां आएगा लेकिन स्पीड जीरो होगा। इससे ज्यादा देंगे तो आएगा भी और उछलेगा भी, ज्यादा एनर्जी से आएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इससे कम दोगे तो फिर नहीं है, इन्फिनिटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में देखो फॉर हाइड्रोजन एटम द आयोनाइजेशन एनर्जी इतना, ये हमेशा डेफिनेशन पूछता है। इसी में एक और पॉइंट है, सुनते रहना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बुक लिखता है पोटेंशियल, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, वोल्टेज भी लिख सकते हैं। तो द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वोल्टेज या इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ही लिखता है बुक, ऐसे लिखना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है, इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल थ्रू विच ठीक है, थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सीलरेटेड, मतलब वही काइनेटिक एनर्जी देकर भगाया जाए। तो इट इज डिफाइंड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल द वोल्टेज थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सीलरेटेड सो दैट it acquires energy equal to ionization energy। देखो समझाते हैं हिंदी में। अभी हम तुमको क्या बोले कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना है, क्या चीज से एनर्जी दे सकते हो, लाइट्स मार के, गर्म करके, हीट देके, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम यहां पे लगा दिए जो समझाए थे हम, और इसको वोल्टेज मिल गया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, ठीक है, तब जो एनर्जी सप्लाई करोगे, जिस वोल्टेज का सप्लाई करोगे, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना होगा बताए थे ना डुअल नेचर में, 13.6 वोल्ट। अगर काइनेटिक एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पोटेंशियल कितना होगा 13.6
वोल्ट। ये ट्रिक बताए थे कि जब भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो वहां से ई हटा दो या ई से डिवाइड कर दो, तो ई कटेगा, पोटेंशियल आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे फॉर एच एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, समझ में आ रहा होगा, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज, सीधे लिख दोगे 13.6 वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन एटम का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल है 13.6 वोल्ट। तो ये पैराग्राफ तुमको एकदम याद कर लेना इस चीज को। अगर आता है कि डिफाइन करिए आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और तुम्हारे सिलेबस में फॉर हाइड्रोजन एटम है, तुम तो एनसीईआरटी खोल के देख ही रहे होगे। ठीक है, तो इस यही तुमको डेफिनेशन अभी फिलहाल हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना है। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम का वैल्यू लिख दिए। सिंपली खाली पूछे आयोनाइजेशन एनर्जी तो बस डिफाइन कर दो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो डिफाइन कर दो। लेकिन अगर वैल्यू पूछेगा तो हाइड्रोजन एटम के लिए पूछेगा। देखो वैल्यू हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, जो वैल्यू लिख रहे हैं ध्यान से देखे होगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन कोई भी एटम के लिए हो सकता है ये। चलो अब देखेंगे एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल हो गया, अब एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। सुनो, एक्साइट कर देंगे, एक्साइट कर देंगे माने क्या, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाएंगे। कब, जब हम लोग एनर्जी देंगे बाहर से। कैसे देंगे एनर्जी, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से देंगे, या तो लाइट मार के देंगे, या तो हीट गर्म करके। करके देंगे। तो हम लोग जो एनर्जी देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए, यहां से यहां चाहे यहां से यहां, चाहे और रहेगा तो यहां से यहां, समझ में आ रहा होगा। नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन चल जाए, एक नीचे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चल जाए, तो हम लोग जो सप्लाई करेंगे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो चलो पहले इसको वीडियो पॉज करके पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखो, पूरा अच्छा से एकदम नोट कर लो इसको। एक्साइटेशन एनर्जी, देखो बच्चा क्या बताया एक्साइटेशन एनर्जी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। तो देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक या टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट। अब लोअर ऑर्बिट को मान लो n1, लोअर ऑर्बिट n1, nth ऑर्बिट n1 ऑर्बिट, n होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, टू हायर ऑर्बिट, टू हायर ऑर्बिट n2 मान लो, इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या है एक्साइटेशन एनर्जी, डेल्टा ई। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, मान लो कोई तुम n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट में ले गए, तो तुम कितना एनर्जी दिए, n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट। बोल सकता है जैसे बोल देगा फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट, कुछ भी यहां से यहां ले जाना है। हम लोग एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, एक्साइट हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, मतलब कि E n2 माइनस E n1।
ठीक है, तो यही एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, En2 माइनस En1। अब हम तुमको क्या बताया था पिछले दिन कि जो एनर्जी है nth ऑर्बिट का उसका क्या फॉर्मूला था, ठीक है, माइनस E0 बाई एन स्क्वायर या माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए। हम लोग का सिलेबस में हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। इसी को फॉर हाइड्रोजन एटम हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो फॉर्मूला बोलो जी, माइनस 13.6, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं पहले E0 लिख लेते हैं, माइनस E0, ये फॉर्मूला n के जगह पर रख देंगे N2, तो N2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फिर से रखेंगे यहाँ पे, यहाँ n के जगह रखेंगे N1, यहाँ N1 तो यहाँ N1, यहाँ N1 तो यहाँ पे N1, माइनस माइनस प्लस E0 N1 का स्क्वायर, E0 कॉमन ले लेते हैं, E0 कॉमन ले लेते हैं, तो E हो जाएगा 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। कॉमन सेंस है कि N2 बड़ा है क्या चीज से, N1 से, N1 से N2, ऐसे हाथ कर रहे तुम भी ऐसे करो, N1 से N2। पिछले दिन भी यही किए थे, जो हम रिडबर्ग कांस्टेंट वाला पढ़ाए थे वेवलेंथ में, तो हम ऊपर वाला को N2 माने थे, नीचे वाला को N1 माने थे। ध्यान दो, एक ही चीज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए सब जानता है कि जो E0 है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और E हो गया 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। अब बना लो तुम सवाल। ये सब हम लोग चल रहे हैं फॉर H एटम, फॉर H हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तुम अब बना लो। अब जैसे बोल देगा कि फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट गया, तो यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ 1 रखेंगे। अब तुम सॉल्व नहीं कर लोगे, पता चल जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी। बोल देगा सेकेंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट गया, तो फिफ्थ तो यहाँ 5 रखेंगे, और सेकेंड ऑर्बिट से तो यहाँ 2 रखेंगे। तो फिर सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा कि कितना एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ेगा भाई, गर्म करके या इलेक्ट्रिक फील्ड से या लाइट मार के इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए, सेकेंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट ले जाने के लिए, कोई भी। तो ई आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो बाहर से एनर्जी देते हैं लाइट मार के, गर्म करके, इलेक्ट्रिक फील्ड देके, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसी में बोल देता है एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो यहां पे लिख देते हैं फिर से। अब क्या बोल रहा है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो द एक्साइटेशन पोटेंशियल is defined as the potential, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब अब हम लोग एनर्जी कैसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, आप कुदका रहे हैं नीचे से ऊपर, जंप करवा रहे हैं, तब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। द एक्साइटेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल थ्रू विच an electron need to be accelerated so that it acquires energy equal to excitation energy। अब देखो बच्चा, बहुत सिंपल, यहां लिख देते हैं क्या हुआ एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हुआ, एक्साइटेशन पोटेंशियल नीचे लिख लेना फॉर्मूला, इसी के नीचे। एक्साइटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई, खत्म। जैसे सब बच्चा बोलेगा समझ गए सर, कि इसको सॉल्व करेंगे। जैसे बोल देगा सेकेंड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट, तो यहां तो तुम 5 रख दिया, अब 5 का स्क्वायर 25, या 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, अब फिर सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। अब मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करके आंसर आ गया x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। x कुछ भी हो सकता है, 12, 13, 14, 15, कुछ भी। x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनते रहना, ठीक है ना, 2, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6, मान लो चलो सॉल्व किए किसी के लिए, कोई सवाल के लिए, और मान लो कि सॉल्व करके आ गया, लेट अस सपोज कि सॉल्व करके आ गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं से कहीं कूद के आ गया। तो एक्साइटेशन एनर्जी अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 12 वोल्ट होगा। खाली ई हटाने के लिए ना बोले थे तुमको हम
कि अगर एक्साइटेशन एनर्जी सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया तो मान लो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मान लो तो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो एक्साइटेशन पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा। ये आंसर वोल्ट में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है और ई को हटा देंगे तो ये आंसर वोल्ट में आ जाएगा। बस ये लिख लो इसे साइड में, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी और पोटेंशियल वोल्ट में आएगा। अगर ये आया, अगर मान लो ये किसी सवाल में आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट। ई किसी सवाल में आया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ई कितना हो गया 15 वोल्ट। तो अगर एक बार एनर्जी आ गया तो उससे ई हटा दो तो वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, बहुत ही आसान। एक्साइटेशन एनर्जी, चलो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। देखिए अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, हो रहा है, देखिए अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, तुमको जो सेकंड पोस्टुलेट हम बताया था, सेकंड पोस्टुलेट बच्चा कि एंगुलर मोमेंटम जो L था mvr बराबर nh बाई 2 पाई, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh बाई 2 पाई। ये क्या था, बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। अब मजाक का और हंसने का बात क्या है, बोर नहीं समझा पाया, खुद दिया, अज्यूम किया, उससे पूछा गया कि कैसे तुम सोचे तो बोला कि भूल गए भाई, नहीं पता हमको कैसे सोचे। और इसको एक्सप्लेन कौन किया तो डी ब्रॉय किया। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आता है। डी ब्रॉय explanation of Bohr's second postulate, ठीक है। डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन, सॉरी डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेट। तो बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट का उसका एक्सप्लेनेशन कौन दिया, डी ब्रॉय दिया, याद रखना। क्या एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉय बोला, अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्रूव भी हो गया ये सब बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही जो अभी बताएंगे सब देखा जा चुका है। तो अब तो बहुत अच्छा डिवाइस बन गया साइंटिस्ट के पास, लेकिन ये सब हम लोग समझो अभी 1930s के आसपास का बात कर रहे हैं। तो डी ब्रॉय जो था वो बोला ना कि, बोला गेस किया कि जो बोर जो बोला कि सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूमता है वो जरूर पार्टिकल वेव है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, पार्टिकल वेव का, इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल लेकिन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। उस समय डी ब्रॉय गेस किया, प्रपोज किया, अपना बात को रखा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले हम कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सब जान रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, मस्ट बिहेव लाइक पार्टिकल वेव। द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट शुड बिहेव लाइक पार्टिकल वेव, ठीक है। ये पहला लाइन बोला कि पार्टिकल वेव का मतलब कि वेव की तरह। अभी बना के पिक्चर बना के समझाएंगे, अभी सुनो। अब तुम स्टैंडिंग वेव पढ़ चुके हो, तुमको स्टैंडिंग वेव पढ़ाए थे ना कि स्ट्रिंग में, तुमको 11th क्लास में हम पढ़ाए थे, स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनता था। जैसे एक स्ट्रिंग है, उसको प्लग किए थे तो याद करो, इस पे वेव ट्रेवल किया था, फिर जाके टकरा के वापस आया था। तो इस तरह से बनता है नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, ऐसा दिखता है एक स्ट्रिंग, क्योंकि तेजी से ऑसिलेशन होता है। स्टैंडिंग वेव हम लोग पढ़े थे स्ट्रिंग में 11th में। तो ये बोला कि जैसे स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनता है, इलेक्ट्रॉन भी जो ऑर्बिट में सर्कल में घूम रहा है वो भी स्टैंडिंग वेव बनाता है। मतलब क्या, एज स्टैंडिंग वेव
standing waves are formed on string, comma, the orbital electron should also form standing wave. बस हो गया, ज्यादा नहीं लिखना है. स्टैंडिंग वेव. तो सो रेजोनेंस कंडीशन के लिए देखो पढ़े थे रेजोनेंस कंडीशन. अब रेजोनेंस कंडीशन के लिए देखो क्या बताया है. अब यहां पे देखो कैसे, ये है मान लो सर्कुलर ऑर्बिट. अब एक इलेक्ट्रॉन देखो कैसे घूम रहा है. 1 2 3 4. ठीक है. अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है. ये फोर्थ ऑर्बिट. बताएंगे कैसे. 1 2 3 4. एक छोटा बन गया लेकिन उतना अंडरस्टूड है. चलो न्यूक्लियस तो बीच में होता है. अब यहां से कहीं ना कहीं रेडियस होगा हम लोग का. आर एन मानो या आर मानो, आर ही मानो nth ऑर्बिट. तो nth ऑर्बिट में ऐसे ये फोर्थ ऑर्बिट है क्योंकि 4 हम वेव बना दिए. अब सब जानता है कि एक वेव यहां से यहां एक वेव का जो लेंथ है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा. यही ना है. एक वेव का लेंथ लैम्डा. फिर यहां पे देखोगे 2 लैम्डा, फिर देखोगे 3 लैम्डा, फिर देखोगे 4 लैम्डा. तो ये देखो कैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो v स्पीड से घूम रहा है, वेव नेचर दिखाया गया इसका इलेक्ट्रॉन का. तो यहां पे पूरा सरकमफेरेंस. अब बताओ पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर. और 2 पाई आर वेव इस फिगर में कितना वेव है, 4 वेव है. देखो 1 2 3 4. तो अगर nth ऑर्बिट में है, ऐसे तो 4 दिखाया गया है लेकिन अभी यहाँ nth ऑर्बिट में तो यहाँ पे n लैम्डा दिखो. इस फिगर के लिए 4 लैम्डा. लेकिन अगर थर्ड में रहता तो 3 लैम्डा, फिफ्थ ऑर्बिट में रहता तो 5 लैम्डा. तो जो 2 पाई आर सरकमफेरेंस है जो nth ऑर्बिट का समझ में आ रहा होगा. nth ऑर्बिट का जो रेडियस है, ठीक है, 2 पाई आर उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा. तो U n लैम्डा. ई होता है रेजोनेंस कंडीशन स्टैंडिंग वेव का. अब ई तो समझ गया तुम भाई कि 2 पाई आर में n लैम्डा है. तो अब डी ब्रोए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. चलो डी ब्रोए वेवलेंथ का फॉर्मूला बोलो. लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम. याद है ना. डी ब्रोए लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी. अब P था मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. अब बताओ लैम्डा का वैल्यू यहां से पुट करो. देखो हम पुट कर रहे हैं. लैम्डा बराबर हो जाएगा यहां से 2 पाई आर बाई एन. और h बाई एम भी अपने जगह पे. हम लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए. n सब जानता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट. अब यहां से अरेंज करो. तो अरेंज करोगे तो देखो क्या होगा, n इधर ले जाओ तो NH तो दिख गया तुमको, NH. और 2 पाई इधर ले जाओ, 2 पाई हो गया. m भी ऊपर ले जाओ, अरेंज करो. वाह जी वाह, प्रूव हो गया. ध्यान से देखो m भी r इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई. 2 स्टेप में आ गया, 2 मार्क्स में आता है. तो पहला रेजोनेंस कंडीशन स्टैंडिंग वेव का, कि अगर नोड और एंटी नोड की तरह बना रहा है, स्टैंडिंग वेव बना रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ऑर्बिट में घूम के स्टैंडिंग वेव बना रहा है, तो रेजोनेंस कंडीशन होता है लेंथ, टोटल लेंथ बराबर n लैम्डा. 11th में पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, 11th क्लास में. और डी ब्रोए वेवलेंथ अभी हाल में पढ़े थे, लैम्डा h बाई एम भी. यहां से लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिए और हम लोग का बोर का सेकंड पोस्टुलेट आ गया, m भी r इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर. तो यही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया था डी ब्रोए. चलो नोट करो इसको भी, वीडियो पॉज करके.